का स्वागत है आप सभी का भारत भूगोल की श्रृंखला में। भारत भूगोल की इस श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे भारत की मृदा, जिसमें हम एक क्लास अपलोड कर दिए हैं भारत की मृदा की कुछ विशेषताओं को। आज हम भारत की एक एक मृदा को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भारत की मृदा को। भारत मृदा वर्गीकरण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय अनुसंधान परिषद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 1956 में किया गया महत्वपूर्ण कार्य है। ICAR द्वारा यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संरचनात्मक मृदा और खनिज मृदा के रंग के संशोधनात्मक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय मृदा को 8 वर्गों में बांटा गया है। जो ICAR है उन्होंने भारतीय मृदा को 8 वर्गों में रंगों के आधार पर बांटा गया है। तो हम एक एक मृदा को देखते हैं। पहले हम मृदा के प्रकार को देख लेते हैं। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो मृदा के प्रकार बताए हैं। पहली मृदा है जलोढ़ मृदा, फिर उसके बाद में काली मृदा है, फिर पीली या लाल मृदा है, उसके बाद में लेटेराइट मृदा है, पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, उसके बाद में लवणीय मृदा और पीट या जैव मृदा है। इस मृदा को हम एक एक करके देखेंगे कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है, किस मृदा में किस तत्व की कमी है एवं अधिकता है। तो चलिए देखते हैं। जलोढ़ मृदा 4 प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़ मृदा भांबर, तराई, बांगर, खादर। जो भांबर होता है उसको हम समझते हैं भांबर किसे कहते हैं, तराई मृदा किसे कहते हैं और बांगर और खादर मृदा किसे कहते हैं। तो बांगर को जो कहते हैं, खादर मृदा को, उसे नई जलोढ़ मृदा कहते हैं और बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब हम देखते हैं मृदा के निर्माण को, जैसे कैसे भांबर मृदा बनती है, तराई मृदा और बांगर मृदा। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कोई पर्वत है तो यहाँ पर्वत से नदियाँ निकल रही हैं। तो पर्वत में नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं। तो इनका अपरदन करके बड़े बड़े बोल्डर को अपने पर्वत पथ पर यानी अपने तली पर इकट्ठा करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें भांबर कहते हैं। और या फिर उसके बाद में या इसे जलोढ़ पंख या शंकु कहते हैं। फिर उसके बाद में नदी यहाँ गायब हो जाती है भांगर प्रदेश में। फिर नदियाँ तराई क्षेत्र में आती हैं। फिर तराई मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद में जब तराई का जो जल होता है वो जहाँ तक पहुँचता है हमेशा उसे खादर कहते हैं, यानी नई जलोढ़ मृदा। और नदी का पानी कभी यहाँ तक पहुँचा था लेकिन अब नहीं पहुँच रहा है, तो ये पुरानी खादर मृदा हो गई। इस प्रकार भांगर का पहले निर्माण होता है, भांगर का, फिर तराई रीजन का जिसमें दलदली क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद में यही दलदली पानी अगर इसके किनारे तक पहुँचता रहता है तो इसे नवीन खादर कहते हैं या नवीन जलोढ़। उसके बाद में पुरानी मृदा या पुरानी जलोढ़ कहते हैं। इस प्रकार तराई मृदा में 4 पार्ट होते हैं: भांबर, तराई, बांगर, खादर। पहले भांबर का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में तराई का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में खादर का निर्माण होगा, फिर उसके बाद में बांगर मृदा का निर्माण होगा। तो इस प्रकार मृदा का प्रकार है जो जलोढ़ मृदा है। फिर अब हम जलोढ़ मृदा को एक एक करके देखेंगे। जो हमारी जलोढ़ मृदा है, जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं, इस मृदा का विस्तार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा है। जो जलोढ़ मृदा है पूरे भारत का 43.4% हिस्सा जो है वो जलोढ़ मृदा का है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? जो पर्वतों के लाए हुए अवक्षेप के कारण होता है जलोढ़ मृदा का निर्माण। तो इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है। इस प्रकार यह एक अक्षेत्रीय मृदा है। जैसे कोई ये पर्वत है तो इसे नदियाँ उतर कर इसका पर्वत का अपरदन करते हुए
ये अवसाद और अपने तलछट में इकट्ठा कर देती हैं। इसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मृदा के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है उसके क्षेत्र को देखते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान यानी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और जो असम का क्षेत्र आता है उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। और तटवर्ती मैदानों पर यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है तो ये इसका तटवर्ती क्षेत्र हो गया। तो जब बारिश के समय पानी जब वर्षा होती है तब यहाँ पर ढाल के सहारे इसका अपर्दन करते हुए अपने तली में अवक्षेप का निर्माण करती है। तो जो जलोढ़ मृदा है वो दो क्षेत्र में पाई जाती है। एक उत्तर का विशाल मैदान यानी जो उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये असम, बिहार का क्षेत्र है वहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मृदा, और एक तटवर्ती मैदानों पर। तो जलोढ़ मृदा नदियों की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में भी पाई जाती है। जाहिर सी बात है जहाँ नदियों के द्वारा अपर्दन होता है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। डेल्टाई भाग में भी, क्योंकि अपर्दन के कारण जो अवसाद का निर्माण होता है वही जलोढ़ मृदा है, और जब उसका निक्षेप हो जाता है तो डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रोजन यानी एन पी, नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस यानी जीवाश्म जो होते हैं वो इस मृदा में कमी पाई जाती है। तो इस मृदा में पोटास एवं चूने की पर्याप्त अंश होते हैं। पोटास पाया जाता है। पोटास जो जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास और चूने की पर्याप्त अंश होते हैं। इस मृदा में पोटास और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, और इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ये तीन मुख्यतः भारत की सभी मृदाओं में लगभग कमी पाई जाती है। तो आगे चलिए हम देखते हैं। यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल, वो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। जैसे गंगा के मैदान में अधिकतर सघन बस्तियां पाई जाती हैं, उसका मुख्य कारण है यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होती है जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसलिए वहाँ पर सघन बस्तियां पाई जाती हैं। लोगों का निवास स्थान अधिक है गंगा के मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में। जो नदियों द्वारा लाए गए मृदा से उसका निर्माण हुआ है वो अधिक उपजाऊ होता है, जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं। इस मृदा को काप या कछारी मृदा भी कहते हैं। जो एलुवियल सॉइल है यानी जलोढ़ मृदा है इसे काप या कछारी मृदा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जलोढ़ मृदा को हम बांटें तो जैसा कि हम ऊपर बांट चुके हैं, जलोढ़ मृदा को सामान्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे भांबर हम बता चुके हैं, तराई बता चुके हैं, बांगर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। बांगर उसे कहते हैं जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, और खादर उसे कहते हैं जिसे नई जलोढ़ मृदा कहते हैं। खादर मतलब खाद्य, तो इससे समझ जाइए कि ये उपयोगी है, और बांगर मतलब बंगार जो बेकार है। तो लेकिन बेकार कोई नहीं है, ये खादर जो होती है ज़्यादा उपजाऊ होती है, बांगर वहीं कम उपजाऊ होती है खादर से। लेकिन दोनों में धान और गेहूँ की कृषि अच्छी की जाती है। अब हम भांबर को देख रहे हैं। भांबर किसे कहते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। पहले भांबर का निर्माण होगा जलोढ़ नदियों द्वारा लाए गए मृदा से, फिर उसके बाद में तराई, फिर खादर, फिर भांगर। तो एक एक करके हम देखते हैं। भांगर किसे कहते हैं। भांबर या लघु हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण भाग में पाई जाती है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं। जो भांबर मृदा है, जैसे ये पर्वत है तो ये शिवालिक श्रेणी है छोटी, तो इसके बाद में ये दक्षिण में जो इसका विस्तार है तो वहीं पर इसका भांबर मृदा पाई जाती है हिमालय के दक्षिण में। जैसे हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे ये कोई पर्वत है, फिर इससे नदियाँ ऐसे निकलती हैं, ऐसे नदियाँ निकली इसका अपर्दन करते हुए। फिर जब अपर्दन करती हैं तो बड़े बड़े बोल्डर यानी पत्थर होते हैं, तो ये अपने पर्वत के तली में इकट्ठा कर देते हैं, और फिर नदियाँ यहाँ पर
विलुप्त हो जाती हैं, फिर आगे निकलती हैं तराई क्षेत्र में। तो ये जो दलदल स्थान होता है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। और जब ये बाढ़ का पानी जब इस नदी में बाढ़ का पानी इस क्षेत्र में अधिक हो जाता है, तो ये बाढ़ का पानी फैल जाता है और फैले हुए पानी से जो मृदा का निर्माण होता है नदी के किनारे, तो उसे खादर कहते हैं। और जो नदी के किनारे दूर मृदा का निर्माण होता है तो उसे बांगर कहते हैं। तो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। जो नई जलोढ़ मृदा है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है और जो बांगर है वो कम उपजाऊ होती है नई जलोढ़ मृदा से। तो अब हम देखते हैं आगे। यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मृदा में लंबी जड़ों वाले पेड़ लगाए जाते हैं, जैसा कि कौन, बांगर। जैसे इसमें बड़े बड़े बोल्डर पत्थर हैं, तो ये जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है। अब तराई रीजन को देखते हैं, तराई क्षेत्र को। तराई मृदा में यह भारत के तराई प्रदेश में पाई जाती है। इस मृदा में महीन कण, रेत, चिकनी मृदा, छोटे छोटे पत्थर आदि पाए जाते हैं, जो तराई मृदा है। फिर ये जो भांबर प्रदेश है, तो फिर इसके बाद में इसका अपरदन करते हुए नदियाँ आएंगी, तो छोटे छोटे जो कण पाए जाएंगे, महीन महीन कण और रेत बालू पाया जाएगा और चिकनी मिट्टी के कुछ अंश पाए जाएंगे। तो इससे तराई मृदा का निर्माण होता है, दलदली क्षेत्र होता है। बड़े बड़े चट्टानी कणों की उपस्थिति के कारण इस मृदा की जलग्रहण क्षमता अधिक होती है, जो तराई क्षेत्र होते हैं। क्योंकि इसमें चट्टानी कण की उपस्थिति के कारण इसमें जल ग्रहण करने की जो क्षमता होती है जल धारण की, वो अधिक होती है तराई क्षेत्र में। इस मृदा में चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह मृदा गन्ने की कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो इस मृदा में चूने यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो मात्रा है वो अधिक पाया जाता है, जिसके कारण यह गन्ना की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालयी क्षेत्र है, फिर उसके बाद में जो भांबर प्रदेश है, फिर उसके बाद में तराई रीजन है। तो तराई रीजन में इसको साफ करके फिर गन्ने की कृषि की जाने लगी है। और ये जो चूने की अधिकता के कारण ये गन्ने की कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है। अब हम उसके बाद में जो तराई मृदा है उसके बाद में हम बांगर मृदा को देखेंगे। तो बांगर मृदा या पुरानी जलोढ़ मृदा है, जैसा कि हम बता चुके हैं। बांगर मृदा, यह मृदा सतलज एवं गंगा के मैदान के ऊपरी भाग में तथा नदियों के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, जहाँ सामान्यतः बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। जैसा कि हम बताए हैं, ये नदी प्रवाहित हो रही है, तो इसमें नदी प्रवाहित हो रही है। तो जब ये क्षेत्र जो है, ये कभी पानी, इस नदी का पानी फ्लो होकर बाढ़ आकर कभी यहाँ पर पहुँचा था, लेकिन अब नहीं पहुँच रहा है। तो ये पुरानी खादर हो गई। और जहाँ तक नदी का पानी पहुँचता रहता है जो उसे खादर कहते हैं। और जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँचता है, कभी पहुँचा था, तो उसे बांगर कहते हैं। कभी बांगर जो था वो खादर हुआ करता था, लेकिन पानी बाढ़ के जल का न पहुँचने के कारण वो बांगर हो गई है। तो बांगर और खादर में अंतर जान लीजिए। बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है, और जो खादर है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। खादर मृदा जो होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, और बांगर मृदा जो होती है वो खादर मृदा से कम उपजाऊ होती है। इस मृदा का रंग गहरा होता है। इसमें चीका बालू की मात्रा लगभग बराबर होती है। जो क्ले है और सिल्ट है वो लगभग बराबर होती है। तो हम बांगर मृदा को जो देख चुके हैं, अब हम खादर मृदा को देखेंगे। बांगर मृदा की जो बांगर मृदा की तरह नीचे चूने की गांठ पाई जाती है, जिन्हें कंकड़ के नाम से जाना जाता है। जो बांगर मृदा होती है उसके नीचे चूने की जो गांठें होती हैं उन्हें कंकड़, जो जैसे बांगर मृदा है उसके नीचे कंकड़ पाए जाते हैं, वो चूने की जो गांठें होती हैं उसे कंकड़ के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा रबी की फसल यानी रबी में जो होती है, जो गेहूँ हो गया, उसके लिए जो
कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें गेहूँ, कपास, तिलहन, दलहन, मक्का जैसी फसलों की कृषि बहुतायत होती है, मतलब अधिक होती है। जो बांगर मृदा है उसमें गेहूँ, कपास, तिलहन, दलहन की कृषि होती है, जो रबी की फसलें हैं। फिर उसके बाद में पूर्वी तटीय मैदानों के ऊपरी भाग में बांगर मृदा पाई जाती है। जो पूर्वी तटीय मैदान के ऊपरी भाग हैं वहाँ बांगर की मृदा पाई जाती है। पूर्वी तटीय यानी अगर हम तट बनाएं ऐसे भारत, तो जो पूर्वी तट है ये पश्चिमी तट है, तो इसके जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ पर बांगर मृदा पाई जाती है। पूर्वी तट के ऊपर भाग में बांगर मृदा पाई जाती है, जिसमें तंबाकू, मक्का कृषि अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। हाल ही वर्षों में मृदा के क्षेत्र में कपास एवं गन्ने की कृषि भी प्रधानता दी जा रही है। गन्ने और कपास के लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा है, जो हमारी बांगर मृदा है। अब हम खादर मृदा की बात करें तो खादर मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा है। जिस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है वहाँ बाढ़ का पानी लगभग प्रत्येक वर्ष पहुँचने के कारण इस मृदा का नवीनीकरण बना रहता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुँचता रहता है उसे खादर या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो बांगर होता है वहाँ पर कभी बाढ़ का पानी पहुँचा था लेकिन अब नहीं पहुँच रहा है, तो उसे बांगर मृदा कहते हैं। एक बात याद रखिए, खादर, बांगर, एक मिनट, भामर, बांगर, फिर खादर, तीनों अलग अलग है। भामर जो होता है वो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है। बांगर जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मृदा है। जो खादर है वो नवीन जलोढ़ मृदा है। इन तीनों में यही अंतर है। जो खादर है नवीन जलोढ़ मृदा है, जिस क्षेत्र में यह मृदा पाई जाती है वहाँ बाढ़ का पानी लगभग प्रत्येक वर्ष पहुँचने के कारण इस मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। और उसके बाद में ये इस मृदा में सिल्ट और कले तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो बालू और चिकनी मिट्टी जो है वो तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मृदा का रंग हल्का होता है। जो बांगर मृदा है वो डार्क होता है, और इस मृदा का जो रंग है वो हल्के रंग का होता है। इस मृदा का विस्तार निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसा अगर हम गंगा के मैदान को बनाएं, जैसे पंजाब से लेकर और यहाँ असम तक, तो ये उच्च गंगा का मैदान है। ऊपर फिर मध्य गंगा का मैदान है, इसके बाद में निम्न गंगा का मैदान है। तो जो जैसा कि सभी जानते हैं असम में सर्वाधिक बाढ़ आया करता है, तो जो असम का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, तो उसमें इस मृदा की बहुतायत पाया जाता है। और जो यह मृदा होती है इसका विस्तार निम्न गंगा मैदान यानी ब्रह्मपुत्र घाटी डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मृदा खरीफ फसलों मुख्यतः चावल, जूट की कृषि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। जो नवी जलोढ़ मृदा है यानी जो खादर मृदा है वो धान की कृषि के लिए और जूट की कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अब हम मृदा की दूसरी मृदा की बात करें, वही जलोढ़ मृदा का प्रतिशत 43.6% जो था इसका क्षेत्र, उसी सबसे बड़ी मृदा थी जो भारत की अधिक क्षेत्रों में, वो जलोढ़ मृदा थी। उसके बाद में दूसरी मृदा आएगी क्षेत्रफल के हिसाब से, तो काली मृदा है जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं। दूसरी मृदा की हम बात करें तो जो दूसरी मृदा है काली मृदा, इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों के विखंडन से हुआ है, जिसके कारण इस मृदा के कण बारीक होते हैं। जो काली मृदा का निर्माण हुआ वो बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से हुआ है, जिस कारण इस चट्टानों में बारीक कण पाए जाते हैं। इसलिए
इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, ये भी याद रखिए। काली मृदा में टिटेनिफेरस लवण की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग काला होता है। अगर काली मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टिटेनिफेरस लवण की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मृदा अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा होती है। जो काली मृदा होती है अत्यधिक उपजाऊ और जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा गीली होने पर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, लेकिन शुष्क होने जाने के बाद सिकुड़ने के कारण लंबी एवं गहरी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। जो काली मृदा होती है उसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि ये अगर इसमें पानी की मात्रा मिल जाए, बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन के कारण इसमें महीन बारीक कण बने हैं, जिससे इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। उसके बाद में अगर ये इसमें पानी की मात्रा मिला दी जाए तो ये चिकनी और चिपचिपी हो जाती है। अगर इसमें शुष्क फिर पानी की मात्रा कम हो जाने के बाद में ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण जैसे कोई मृदा है, काली मृदा का क्षेत्र, इसमें पानी हो गया तो ये चिपचिपा हो गया। अगर इसमें सूख जाती है जब मृदा, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाती हैं, जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इस मृदा में लोहा, जो काली मृदा होती है, लोहा, अमोनियम, पोटाश, चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी होती है, यानी ह्यूमस की कमी होती है। अब नाइट्रोजन फास्फोरस को, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भारतीय मृदा में लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक तत्वों यानी ह्यूमस की कमी होती है हर मिट्टी में। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। उच्च क्षेत्रों में की काली मृदा की उर्वरता निम्न क्षेत्रों की काली मृदा के तुलनात्मक रूप से कम होती है। जो उच्च क्षेत्र की काली मृदा की जो उत्पादन क्षमता है वो निम्न क्षेत्रों की काली मृदा से कम होती है। यह मृदा मुख्यतः महाराष्ट्र होती है। जो काली मृदा का अगर विस्तार पूछे तो महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर काली मृदा का विस्तार पूछे तो मुख्यतः जो महाराष्ट्र है, पश्चिम मध्य प्रदेश है और उत्तरी कर्नाटक है और उत्तरी आंध्र प्रदेश, पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। अगर हम बनाएं इस मृदा को, इसका क्षेत्र की बात करें तो ये जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है। फिर इसके बाद में पश्चिम मध्य यानी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर उसके बाद में उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में ऊपर ही। और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश यानी इस क्षेत्र में भी पाई जाती है जो काली मृदा है। तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्षेत्रों में पाई जाती है यहाँ पर। और अगर इसकी बात करें तो कुछ हिस्सा गुजरात में भी काली मृदा का पाया जाता है। इस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है, यही कारण है यह मृदा शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। इस मृदा में नमी की धारण की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण इस मृदा में शुष्क कृषि के लिए अनुकूल है। यह मृदा कपास की कृषि के लिए उत्तम उपयोगी है। तो काली मृदा वो कपास की कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसके अलावा मतलब मृदा जो ये काली मिट्टी है, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन एवं तिलहन कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ मृदा है। यह मृदा एक क्षेत्रीय मृदा है, यानी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अभी हमने दो मृदाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जो भारत की सबसे बड़ी मृदा है, जैसे जलोढ़ मृदा, और हम काली मृदा को पढ़ चुके हैं, इसके क्षेत्र को पढ़ चुके हैं, इसमें कौन से तत्व की अधिकता एवं कमी पाई जाती है वो पढ़ चुके हैं। अब हम अगली क्लास में पीली लाल मृदा और जो बची हुई मृदाएं हों उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।